नमस्कार, मैं हूं सीए विजय गुप्ता, फरीदाबाद सीए फर्स्ट, formerly known as विजय कुमार गुप्ता। आई एम द फॉर्मर सेंट्रल काउंसिल मेंबर ऑफ आईसीआई। मैं आज आपके सामने मौजूद हूं सीए फर्स्ट द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक प्रोग्राम जो कि है इंटरनेशनल टैक्सेशन, खासकर एनआरआईज के प्रोविजंस के बारे में। और हमारे साथ में आज मौजूद हैं सीए ऋचा गोयल, जो हमारे सवालों का जवाब देने वाली हैं एनआरआईज के कुछ टैक्सेशन प्रोविजंस के। ऋचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपने मुझे इतना ऑनर दिया, इसके लिए आपको बहुत थैंक यू। एंड डेफिनेटली हम चाहेंगे इससे हमारे व्यूअर्स को बहुत फ़ायदा हो, जो ये आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। उनसे दे विल फाइंड इट इंसाइटफुल फॉर द इंटरनेशनल टैक्सेशन फील्ड। ऋचा जी, मैं आपसे जो हमारे टेक्निकल क्वेश्चंस पे डिस्कस करने से पहले कुछ और बातें करना चाहूँगा। पहले तो आप ये बताएं कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब आपने अपने पोटेंशियल को पहचाना एज ए प्रोफेशनल और आपने सोचा कि मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाते अपना करियर शुरू करती हूँ। बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने कि क्या टर्निंग पॉइंट था। तो टर्निंग पॉइंट जनरली ये कहते हैं ना कि जब हम मैरिड हो जाते हैं तो हमें घर को भी बैलेंस करना है और हमें अपना प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस करना है। किसी की प्रायोरिटी फैमिली ज़्यादा होती है, किसी का अपना प्रोफेशनल करियर ज़्यादा होता है। तो मेरी प्रायोरिटी फैमिली भी थी, साथ में मुझे घर पे भी नहीं बैठना था और अपना प्रोफेशनल करियर भी करना था। तो मुझे बेस्ट लगा कि मैं प्रैक्टिस में जाऊं, बिकॉज प्रैक्टिस इज़ हैविंग नो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। तो इसमें हम फ्लेक्सिबल कर सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग कि हम अपना क्लाइंट्स को जितना हमें टाइम देना है, किस टाइम पे हम अपने ऑफिस जा रहे हैं, वो हमें अपने फैमिली के प्रायोरिटीज़ के साथ साथ हम अपने ऑफिस के टाइमिंग्स को भी हम मैनेज कर सकते हैं। प्रैक्टिस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, क्योंकि जॉब में तो हम जब जाते हैं तो हमें 9 to 6 आवर्स या 9 to 10 ये सारी जॉब्स हमें करनी ही पड़ती हैं, राइट। उसमें हम ये नहीं कह सकते आज हमारा बच्चा रो रहा है या आज हमारा मदर इन लॉ बीमार हैं। तो जॉब में जनरली इतनी छुट्टियां नहीं अवेलेबल होती हैं। यहाँ तो हमें अपने क्लाइंट्स को अपने, अगर हमने सुबह काम नहीं कर पाए तो हम इवनिंग में अपने आवर्स में काम कर लेते हैं, राइट। तो वो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम किस टाइम पे अपना काम करके उसको पूरा कर रहे हैं। तो दैट इज़ वाई आई थॉट फॉर प्रैक्टिस। तो ये मेरा टर्निंग पॉइंट यहीं था ओके कि जब मेरी शादी हो गई तो मैंने सोचा कि मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके। तो यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि नॉर्मली जो देखा गया है कि जब हस्बैंड और वाइफ दोनों सीए होते हैं तो नॉर्मली ये देखा गया है कि हस्बैंड जो है प्रैक्टिस करते हैं और वाइफ जो है वो जॉब करती हैं। बट आपके केस में बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट आपने स्टैंड लिया। और जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि ऋचा जी के जो हस्बैंड हैं भरत गोयल जी, वो एम्प्लॉयमेंट में है, ही इज़ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। जी जो भी हम प्रैक्टिस जब शुरू करते हैं हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो हमारी लाइफ में काफ़ी एक स्ट्रगल का टाइम रहा होता है। आपकी लाइफ में भी स्ट्रगल का टाइम रहा होगा। बिल्कुल। तो वो जो दौर आपका रहा है, उस दौर के बारे में आप बताना चाहेंगे कि आपने उस दौर को किस तरह से उसको एक चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट किया। देखिए, ये सबके लाइफ में आते हैं और हर एक को ना अपनी प्रायोरिटी सबसे पहले सेट करनी पड़ती है। जब भी हम कभी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो हमें अपनी प्रायोरिटीज़ सबसे पहले सेट करनी है कि हमें, हमारी प्रायोरिटी क्या, अर्निंग है या हमारी प्रायोरिटी है कि हमें वेल एस्टेब्लिश्ड फर्म करनी है, चाहे वो उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लगे, राइट। तो मेरी प्रायोरिटी ये, मेरे पास अर्निंग का कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि मेरे हस्बैंड वाज ऑलरेडी वर्किंग। तो मुझे ये था कि मुझे पहले अपनी एक्सपर्टीज़ करनी है और मुझे जनरल प्रैक्टिस में नहीं जाना था, ओके। राइट। क्योंकि आपको मैं अगर थोड़ा सा और बैक में लेके जाऊँ अपनी सीए की जर्नी में, जब मैं सीए कर रही थी, तो अगर आपको शायद नहीं पता हो कि मैं 11th-12th में आई वाज फ्रॉम नॉन मेडिकल। ओके। ओके। तो मेरा इंटरेस्ट था नॉन मेडिकल स्ट्रीम पे, बट माय फादर वांट्स मी टू बी अ सीए। तो उनके लिए जब उन्होंने, कहते हैं ना, लाइफ व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक अ लेमनेड, तो उनकी प्रायोरिटी के लिए मैंने सीए करी। ओके। तो जब मैं अपनी सीए जर्नी कर रही थी तब भी मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, बट मुझे वो कहते हैं ना कि जो मेरा प्रायोरिटी क्या होती है, जब मैंने कोई काम ले लिया तो मुझे उसे कंप्लीट करना है। तो आई कंप्लीटेड माय सीए। अब
मुझे स्ट्रगल फिर मेरे को प्रैक्टिस में आना था, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी फैमिली भी थी और वर्क भी था। तो प्रैक्टिस स्टार्ट करने के टाइम पे मैंने क्या किया, एक सीए फर्म के साथ टाई अप किया, सो दैट पार्ट टाइम मुझे अर्निंग वहाँ से आ रही थी, साथ में मैंने अपना सीओपी लेके प्रैक्टिस स्टार्ट कर ली। ओके। राइट क्योंकि जब हम फीमेल्स के साथ जनरली ये फिनेंशियल वाला बर्डन नहीं आता, बीइंग अगर आप मैरिड हैं, कईयों के साथ होता है, बट जिनके साथ नहीं आता वो इजीली अपना टाइम दे सकती हैं अपनी प्रैक्टिस को। पर जिनके पास ये फिनेंशियल बर्डन आता है उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि आप साइड बाय साइड कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लें या कुछ कर लें, क्योंकि पहले दिन आपके पास क्लाइंट्स नहीं आ जाएंगे कि आप पूरा आपका ब्रेड एंड बटर आपका वो सर्व कर दें। तो इनिशियली हमें या तो किसी के आउटसोर्स पे काम करना चाहिए इनिशियल डेज़ में। उससे हमें दो बेनिफिट होते हैं, एक हमारी अर्निंग भी आ जाती है, दूसरा हमारा एक्सपीरियंस भी गेन होता रहता है। क्योंकि एज एन आर्टिकल हम काम करते हैं अंडर आवर सीनियर्स, और जब हम एज अ सीनियर काम करते हैं ना, वो सिनेरियो डिफरेंट होता है, होल टुगेदर डिफरेंट होता है। राइट राइट। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे होती है ना, तब आपको पता चलता है कि आपको क्या साइन करना है और क्या प्रेजेंट करना है। करेक्ट। तो इनिशियली हम ये कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में आउटसोर्स काम की तरह से ले लें। तो मैंने तो किया था कि फर्म में प्रैक्टिस साथ साथ जॉब करके प्रैक्टिस अपनी धीरे धीरे सेटअप करी थी। तो 1 year आई हैव गिवन लाइक दिस, आफ्टर दैट आई केम इन फुल फ्लेज प्रैक्टिस। ओके। जैसे कि आप इंटरनेशनल टैक्सेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो, जो पहली चीज़ तो बहुत कम लोग होते हैं जो इंटरनेशनल टैक्सेशन की प्रैक्टिस में जाते हैं। जी तो आई कंग्रेचुलेट यू दैट यू हैव चूजन ए एरिया जहाँ पे आपके इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर आप प्रैक्टिस कर रहे हो। इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर बड़े सारे सवाल, प्रैक्टिकल सब क्वेश्चंस लोगों के माइंड में आते हैं, चाहे वो एनआरआईज हैं, चाहे वो हमारे प्रोफेशनल जिनसे ये क्वेश्चन किया जाता है। तो हमेशा एक देखा गया एक मिथ होती है कि एनआरआईज को जो एग्जाम्शंस हैं वो अवेल नहीं होती। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? एग्जम्पशन से मतलब आपका डिडक्शंस का, या राइट? डिडक्शंस एक देखा गया है कि एक मिथ रहती है कि जो एनआरआईज हैं उनके लिए जो डिडक्शंस हैं वो अवेलेबल नहीं रहती हैं। इसके बारे में आप हमारे ऑडियंस को ज़रूर बताना चाहेंगे। जी, तो सर डिडक्शंस एनआरआईज को बहुत सारी अवेलेबल होती हैं। मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि एनआरआई के पास वो सारी डिडक्शंस हैं जो हम एज अ रेजिडेंट होते हुए हम ले सकते हैं। हाँ, कुछ डिडक्शंस हैं जो अवेलेबल नहीं हैं, वो भी मैं आपको कवर कर देती हूँ। तो पहले हम कवर करते हैं कि जो अवेलेबल हैं। तो एनआरआई के लिए जो डिडक्शंस अवेलेबल हैं वो हो गई एटीसी हमारी, एटीडी। एटीसी हमारी उसमें क्या क्या कवर हो जाता है, एलआईसी, पीपीएफ। पीपीएफ एनआरआई के केस में हम एक डिफरेंट टॉपिक है, उसमें सर अगर आपका पुराना पीपीएफ चल रहा है तो कवर हो जाता है, अदरवाइज़ नहीं, आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते बीइंग एन एनआरआई, राइट? तो आप उसमें सुकन्या समृद्धि या आप सीनियर सिटीजन्स का भी बेनिफिट नहीं ले सकते एटीसी में। अदर देन दैट आप कुछ भी आप करवा सकते हैं, 5 year एफडी है ना, 1.5 लाख की जो लिमिट होती है एटीसी की वो एनआरआई को मिल जाती है। ओके। ऐसे ही एटीडी पे आ जाते हैं। एटीडी में क्या होता है कि मेडिकल इंश्योरेंस के लिए होती है। इसमें मेडिकल इंश्योरेंस पे जो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं अप टू 25,000 इज़ अवेलेबल फॉर दैट पर्सन हिमसेल्फ, उसका स्पाउस और उसके बच्चे, एंड अनदर 25,000 फॉर देयर पेरेंट। अब सीनियर सिटीज़न पेरेंट्स के केस में इंडिया में जो रेजिडेंट हैं उनके केस में हमारे पास 50,000 का कैप है, लेकिन जो एनआरआई है उनके लिए कैप 25,000 ही है। तो यहाँ डिफरेंस आ जाता है कि एनआरआई के केस में डिडक्शन तो अवेलेबल हैं, कई लोग सोचते हैं डिडक्शंस ही नहीं है, डिडक्शंस तो हैं बट अप टू सर्टेन लिमिट्स। राइट। ठीक है। एक सवाल जो है हम लोगों के लिए अक्सर फेस करना पड़ता है, हम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, जो हमारे एनआरआईज हैं वो अपनी एसेट्स को सेल करते हैं इंडिया के अंदर। तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनके लिए एक बहुत अच्छा गाइडिंग फोर्स रहते हैं, और ख़ासकर हमारे न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, खासकर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिन्होंने अभी प्रैक्टिस शुरू की है, उनके लिए आप ज़रूर गाइड करें कि जो एनआरआईज की एसेट्स वगैरह सेल करते हैं तो उसके जो वेरियस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में आप ज़रा थोड़ी सी लाइट। हाँ जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पुटअप किया कि प्रॉपर्टी जनरली
के केस में एनआरआई को क्या क्या प्रोविजंस करने चाहिए। बहुत कॉमन क्वेरीज है जो एनआरआई से आती हैं, मेरे पास भी आई है, आपके पास भी आती होंगी। तो इस केस में क्या होता है ना, जनरली एनआरआई के पास इतना पैसा होता है कि वो प्रॉपर्टी में लगाता है, और अब उसको सेल करते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं या क्या क्या प्रोविजंस हैं उसको हम देख लेते हैं। उसमें क्या होता है कि जब भी एनआरआई कोई इंडिया में प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, तो जो परचेज़र है उसकी लायबिलिटी होती है कि वो उसको टीडीएस डिडक्ट करके अमाउंट ट्रांसफ़र करे। रीज़न क्या है इसका? इसके पीछे लॉजिक ये है कि क्योंकि एनआरआई तो बाहर रहता है, तो हमारी गवर्नमेंट बाहर से पैसा लाएगी, उसमें टाइम लगता है ना, अगर वो बिना टैक्स पे किए निकल गया तो, हाँ। है ना। तो उससे वो कहते हैं कि पहले ही टैक्स डिडक्ट कर लो, बाद के झंझट में ही नहीं पड़ना। तो जनरली जब वो प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उनको टीडीएस के प्रोविजंस भी फॉलो करने पड़ते हैं। तो एनआरआई के केस में टीडीएस का प्रोविज़न एनआरआई की जगह परचेज़र फॉलो करता है, बिकॉज रेजिडेंट परचेज़र है इंडिया में, एनआरआई तो फॉरेन में रेजिडेंट होता है, ठीक है। तो उनको क्या होता है, लॉजिक क्या है इसमें कि अगर एनआरआई है वो तो इंडिया से बाहर रह रहा है, वो बिना टैक्स पे किए अगर पैसा बाहर ले गया तो इंडिया गवर्नमेंट को प्रॉब्लम्स आएंगी ना टैक्स वापस लाने में। इससे बेटर है कि टैक्स पहले ही हम डिडक्ट करके अपने पास रख लेते हैं। तो जो परचेज़र है उसको टैक्स डिडक्ट भी करना उसकी लायबिलिटी है और डिपॉजिट करना भी उसी की लायबिलिटी है। तो इस केस में एक प्रोविज़न तो ये हो जाता है। दूसरा, जब एनआरआई प्रॉपर्टी सेल करता है तो उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स जो हम लगाते हैं उसके सारे प्रोविज़न उस पर एप्लीकेबल होते हैं। मतलब उसको अपनी आईटीआर फाइल करनी है इंडिया में और उस पर अपनी शो करना है कि मैंने ये प्रॉपर्टी सेल की है, इतना मुझे कैपिटल गेन हुआ है, और उस पर जो टैक्स कैलकुलेट होता है तो उसके अकॉर्डिंगली अगर उसका टीडीएस कम कटा हुआ है तो उसे टैक्स भी पे करना पड़ेगा। ओके। एक और कॉमन प्रॉब्लम जो है देखी गई है, और वो है कि जो हमारे एनआरआईज हैं वो फॉरेन रेसिडेंट हैं और वो अपने उस पर्टिकुलर कंट्री में अपने इनकम के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, बट साथ ही साथ उनका कुछ इंडिया में भी इनकम अराइज हो रही है, चाहे वो इन द शेप ऑफ इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, या रेंटल इनकम है जो उनके यहाँ पे इंडिया में प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उसके टैक्स के प्रोविजंस के बारे में, टैक्सेबिलिटी के बारे में मैं कहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। एनआरआई जब इंडिया से इनकम टैक्स जनरेट करता है उसका टैक्स उसे इंडिया में पे करना ही पड़ता है, ठीक है। तो इंडिया में तो वो टैक्स दे ही रहा है, बट बीइंग अ फॉरेन रेजिडेंट उसकी ग्लोबल इनकम उसकी रेजिडेंट कंट्री में टैक्सेबल हो जाती है, तो वहाँ पे भी वो इंडिया की इनकम पे भी टैक्स पे करेगा, है ना। तो इस केस में क्या होता है, उसको ये लगेगा मैं एक इनकम पे दो कंट्री में टैक्स पे कर रहा हूँ। उस केस में हम फॉलो करते हैं DTAA रूल। उसमें क्या होता है, टैक्स ट्रीटी देखी जाती है बिटवीन दोज टू कंट्रीज, और फिर उसने जो इंडिया में टैक्स पे किया होता है उसका वो फॉरेन टैक्स क्रेडिट ले लेता है अपने रेजिडेंट कंट्री में, पर उसको इंडिया में तो टैक्स पे करना ही पड़ेगा और इंडिया में उसकी जो इनकम है उसके रिस्पेक्ट में उसको आईटीआर भी फाइल करनी पड़ेगी। रिचा जी, वी एन एनआरआई शुड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इन इंडिया। एक तो सबसे पहली बात, जब कोई एनआरआई है और उसकी इंडिया में कोई इनकम जनरेट हो रही है तो उसको इंडिया में रिटर्न फाइल करनी चाहिए। मैंडेटरी कब होती है, जब उसकी 2.5 लाख से एक्सीड कर जाती है। बट मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड करती हूँ कि आप इनकम टैक्स रिटर्न हमेशा फाइल करें, इवन आपके पास नील रिटर्न भी है, नील इनकम भी है। रीज़न बीइंग, आप जब कभी इंडिया में वापस आने की सोचेंगे या प्लान करेंगे तो आपको कहीं भी कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे मैटर्स में आपको आईटीआर का रिक्वायरमेंट रहता है। और अब तो इंडिया में बिलेटेड रिटर्न का टाइम लिमिटेड हो गया है, तो हमें बहुत प्रॉब्लम आती है बिलेटेड रिटर्न्स फाइल करने में। जी एडवांस टैक्स के बारे में भी जो एनआरआईज के प्रोविजंस हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे हमारे? जी जी बिल्कुल। सी, जब हमें इनकम जनरेट होती है, अगर हमारी इनकम इतनी है कि उस पर टैक्स लायबिलिटी बन रही है और टैक्स लायबिलिटी हमारी 10,000 से एक्सीड कर रही है, तो हमें एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। जैसे कि हम बीइंग अ रेजिडेंट पे करते हैं, एनआरआई की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एडवांस टैक्स विद इन ड्यू डेट्स पे कर दें और अपना टैक्स लायबिलिटी को कंप्लीट करें। Although it is a very simple question but very important, क्या एनआरआई हमारा रेजिडेंट अकाउंट होल्ड कर सकता है इंडिया में?
बिल्कुल नहीं कर सकता सर, बिकॉज रेजिडेंट अकाउंट कौन होल्ड करेगा? रेजिडेंट अकाउंट के नाम से ही पता चल रहा है, रेजिडेंट ही होल्ड करेगा। एनआरआई तो नॉन रेजिडेंट है, वो रेजिडेंट अकाउंट होल्ड नहीं कर सकता। उनके लिए जो अकाउंट होल्डिंग के नेम्स हैं वो है एनआरओ और एनआरई अकाउंट। दे कैन होल्ड Right. एनआरओ एंड एनआरई Correct. अकाउंट, राइट। तो उनको कभी भी कोई भी अमाउंट अगर ट्रांसफ़र भी करना है, इनकम भी जनरेट करनी है, तो अपनी एनआरओ एनआरई अकाउंट के थ्रू ही उन्हें अमाउंट ट्रांजैक्शंस करनी है। Richa ji, is a threshold limit for TDS under section 195 for NRIs? बिल्कुल नहीं सर, टीडीएस के लिए कोई लिमिट नहीं दी गई है। रीज़न बीइंग मैंने आपको वही बताया कि वो एनआरआई हैं, उनसे जो भी टैक्स लेना होता है वो हम एडवांस में टैक्स डिडक्ट करके ले लेते हैं। Okay. And what are the rates of the TDS? See, there are different rates for the TDS, but we have to consider according to the Finance Act or our tax treaties with that country. अगर जैसे हम सपोज करें इंडिया का और यूएस का हमारा केस है, तो इंडिया और यूएस की टैक्स ट्रीटी में हम रेट चेक करेंगे, बिकॉज उसमें रेट्स प्रिस्क्राइब किए गए, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी एंड आपके रेंटल इनकम, इस तरीके से आपके अलग अलग इनकम के अलग अलग रेट्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं। जैसे कि इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इज़ डिडक्टेड 20%, राइट। Okay. इस तरीके से When the occasion of TDS arises in case of NRIs? सी ओकेजन ऑफ टीडीएस अराइज, जब भी हमारा कोई अमाउंट यहाँ से बाहर जाता है, जैसे मैं सपोज़ मैंने आपको कोई रेंटल इनकम दी है या मैंने आपसे प्रॉपर्टी सेल करी है, मैं एक एनआरआई हूँ, राइट। तो जब भी एनआरआई कोई ट्रांजैक्शन करके पैसा इंडिया से बाहर लेके जाएगा, तो हम टीडीएस डिडक्ट करके ही ट्रांसफ़र करते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। कुछ थोड़ा सा लाइट डालें, जो NRIs को हमारे इंडिया में सैलरी मिल रही है उसके प्रोविजंस के बारे में आप जरा हमारे जी, बताएं। तो सैलरी एन एक्चुअली क्या होता है ना, एनआरआई या कोई बाहर का पर्सन, इट हैपन्स कि समटाइम्स वो इंडिया में आ रहे हैं कि 2 महीने 3 महीने या मे बी 1 ईयर 2 ईयर्स, तो उनको इंडिया से सैलरी रिसीव हो रही है। हमारा जो टैक्सेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो 2 बेसिस पे चलता है, एक रेजिडेंस बेस्ड, एक सोर्स बेस्ड। तो एनआरआई के केस में हमारा जो कॉन्सेप्ट लगता है सोर्स बेस्ड लगता है। तो उसमें सोर्स बेस में क्या होता है कि इंडिया जनरेशन का सोर्स कहाँ से है, अभी इस केस में इंडिया का है, सोर्स इज़ इंडिया, तो इंडिया में टैक्सेबल होगी, राइट। ठीक है। तो एनआरआई अगर कोई भी इंडिया में आके काम करता है, सैलरी इंडिया से जनरेट करता है, इवन फॉरेन रेजिडेंट हो, कोई फॉरेन नेशनल भी हो, वो भी इंडिया से सैलरी जनरेट करेगा, तो उसकी इंडिया में टैक्सेबल होगी सैलरी। बट कुछ लोगों की एग्जम्प्टेड होती है। अब वो कौन है? जैसे हमारे डिप्लोमेट्स और एम्बेसडर्स, बट उनकी कंडीशन क्या है कि वो फॉरेन सिटीज़न होने चाहिए, ओके, दे शुड नॉट बी इंडियन सिटीज़न। ठीक है। तो उनकी एग्जम्प्टेड होती है सैलरी, इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती है। हमारे बहुत सारे NRIs की रेंटल इनकम भी होती है हमारे इंडिया में इंडिया की प्रॉपर्टी से, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा प्रोविजंस के बारे में बताइए। जी, सी रेंटल इनकम तो मेजरली होती है एनआरआई की, क्योंकि मैंने बताया ना वो प्रॉपर्टी इंडिया में आके परचेज़ करते हैं और देन कोई लोग सेल करते हैं, कोई नहीं करते हैं, जो नहीं करते हैं वो रेंटल इनकम अर्न करते हैं, राइट। तो जैसे हम प्रॉपर्टी सेल करने के टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होती है टीडीएस डिडक्ट करने की, ऐसे ही रेंट पे करते टाइम टेनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीडीएस डिडक्ट करे, राइट। तो जब भी हम कोई एनआरआई से हाउस रेंट पे ले रहे हैं, तो हमें ये प्रोविज़न हमेशा माइंड में रखना चाहिए कि बीइंग अ टेनेंट, आई एम टेलिंग यू कि आपकी, पहले मैं टेनेंट की बताती हूँ फिर एनआरआई की पे आते हैं। बीइंग अ टेनेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस पर टीडीएस डिडक्ट करें, आपका टैन नंबर होना चाहिए, आप उसको डिपॉजिट कराएंगे, आप उसकी टीडीएस रिटर्न्स फाइल करेंगे। सेम वे अब एनआरआई पे आ जाते हैं। एनआरआई की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एनआरआई ने इनकम जनरेट करी है, कहाँ से? इंडिया से, तो उसको टैक्स कहाँ पे करना पड़ेगा? इंडिया में। ऑल्दो ही कैन टेक फॉरेन टैक्स क्रेडिट इन हिज रेजिडेंट कंट्री फॉर वट एवर टैक्स ही हैज़ पेड इन इंडिया, बट उसको इंडिया में तो टैक्स पे करना पड़ेगा। सपोज कोई हमारे कंट्री से बाहर सेटल होने के लिए जा रहा है, तो क्या ऐसा कोई प्रोविज़न है कि उसके बिहाफ पे इन केस ही ऑथोराइज समवन बाय गिविंग पावर अटॉर्नी टू साइन एंड
file the income tax return on his behalf? बिल्कुल सर, जो इंडिया से बाहर जा रहे हैं ना, बीइंग अगर वो एनआरआई हो जाते हैं तो वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव लगा सकते हैं इंडिया में, उनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं, और हमारे इनकम टैक्स के पोर्टल पे भी ऑप्शन देता है कि आप अपना ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपना अपॉइंट कर सकते हैं। तो जब वो अपॉइंट कर देते हैं तो वो आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आपके बिहाफ पे आपकी आईटीआर फाइल कर देता है। This is very important piece of information for all the persons as well as for our professionals. राइट राइट Yeah. राइट। In some cases, one situation is there that someone is resident of India as well as of the some other country as well. So इसकी taxability के provisions के बारे में आप थोड़ा सा लाइट डालें। इस चीज़ को हम ड्यूअल रेजिडेंसी कहते हैं। तो ऐसा अक्सर कब होता है, जब इंडिया में भी हमारा प्रोविज़न है कि 182 डेज से आप ज़्यादा रहते हैं तो आप इंडिया के रेजिडेंट हैं, और फॉरेन कंट्री में अलग प्रोविजंस होते हैं। तो जनरली क्या होता है, इंडिया का फिनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च चलता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यूएस का। तो वहाँ जो फिनेंशियल ईयर चलता है ना, वो चलता है जैन टू दिसंबर, राइट। तो डिफरेंस, ड्यू टू दिस डिफरेंस ऑफ फिनेंशियल ईयर्स, ये केस जनरली हो जाता है कि ड्यूअल रेजिडेंसी स्टेटस हो जाता है। इस केस में हम अप्लाई करते हैं टाई ब्रेकर रूल। ओके। तो टाई ब्रेकर रूल में हम सबसे पहले देखते हैं परमानेंट होम कहाँ पे हमारा। तो परमानेंट होम में क्या होता है, हम ये समझते हैं जनरली कि परमानेंट होम जहाँ हम रह रहे हैं, जो हमारा एक ओन्ड हाउस है, उसको हम परमानेंट होम कहते हैं। बट इन दिस टैक्स लॉ, परमानेंट होम ऑल्सो इंक्लूड्स योर रेंटेड अपार्टमेंट। तो अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में भी रह रहे हैं तो भी उसको परमानेंट होम मान लेते हैं। तो अगर आप वहाँ पे आपका कोई भी, जिस कंट्री में आपका परमानेंट होम है, तो उस कंट्री के आप रेजिडेंट मान लिए जाएंगे इस केस में। ये हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस दोनों जगह है ऑलरेडी, बट हमें एक जगह का फिक्स करना है कि किस कंट्री में उसको टैक्स ग्लोबल इनकम पे देना है और किस कंट्री में सिर्फ लोकल इनकम पे देना है, राइट। तो पहला पॉइंट तो ये कि अगर आपके पास परमानेंट होम जिस कंट्री में है, आप उस कंट्री के रेजिडेंट हो गए। लेट्स सपोज कि आपके दोनों जगह परमानेंट होम है, इंडिया में भी है बाहर भी है। तो हम क्या देखेंगे, फिर हम देखेंगे पर्सनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जिसको कहते हैं वाइटल इंटरेस्ट। तो हम पर्सनल इकोनॉमिक रिलेशंस देखते हैं कि उस पर्सन का किस जगह पे है। जैसे आपके परिवार कहाँ पे हैं, आपका एक फिनेंशियल डिपेंडेंसी ज़्यादा कहाँ पे है, तो वो पर्सनल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस कहलाता है। उसके बाद हम, अगर मान लो आपके वो भी दोनों जगह पे हैं, तो आप क्या करेंगे, फिर हम देखते हैं हैबिचुअल अबोर्ड पे। हैबिचुअल अबोर्ड कि आपने कौन सी देश में ज़्यादा समय बिताया, तो उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं हो पाता, देन वी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी, कि आप किस कंट्री के नेशनल हैं। एंड इन वर्स्ट केस अगर आप सपोज करें वो भी नहीं हम डिसाइड कर पा रहे कि दोनों जगह की नेशनैलिटी है, तो क्या होगा, तो फिर दोनों कंट्रीज़ को म्यूचुअली डिसाइड करना पड़ेगा कि उसकी इनकम कहाँ पे टैक्स की जाएगी। टैक्स की जाएगी। अच्छा, इस बीच में आपसे एक सवाल मैं और पूछूंगा आपके बारे में। भरत जी और आपकी दोनों की टैक्स प्लानिंग कौन करता है, आप करते हैं या भरत जी करते हैं? ये बहुत ही पर्सनल सवाल है, बट हाँ देखें, हम दोनों के केस में ना, फिनेंशियल एडवाइज़र तो मैं हूँ जैसे, तो ऑब्वियस है थोड़ा सा कि टैक्स प्लानिंग हम ही करते हैं। आप ही करते हैं। अब वैसे भी तो होम के बारे में तो प्लानिंग में तो हमारी फीमेल मास्टर होते हैं, जेंट्स जी तो उतनी प्लानिंग उस तरह से नहीं कर पाते हैं। नहीं, भरत जी तो काफ़ी अच्छे हैं फिनेंशियल प्लानिंग में, ही इज़ वेरी गुड। बट नहीं, मैंने आपको आपके होम की प्लानिंग के बारे में कहा कि भाई आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग जी फॉर जी योर जी, राइट। हमारे केस में एक्चुअली हम दोनों ही इक्वल लेवल पे आ जाते हैं फिनेंशियल प्लानिंग के केस में। फाइनेंशियल प्लानिंग में तो कहीं वो कर लेते हैं, कहीं हम कर लेते हैं, अगर पर्सनल होम की बात आती है तो। अच्छा, एक जो पिछले दिनों में खासकर लेटेस्ट ट्रेंड देखा गया है ईसॉप के बारे में, उसके बारे में क्या क्या प्रोविजंस ऐसे हैं जो हम लोगों को जानने जरूरी हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है आज की डेट में, बिकॉज आजकल ऑलमोस्ट एवरी कंपनी, एवरी एमएनसीज
are giving the salary in ways of ESOPs as well. तो मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया और आपका एडोब हो गया, तो ये कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छे क्वांटिटी में RSU एंड ESOPs ट्रांसफ़र करते हैं। उससे ना दोनों का बेनिफिट होता है, कंपनी का तो होता ही है, साथ में एम्प्लॉय का भी होता है, क्योंकि उनकी इनकम अच्छी पैकेज की हो जाती है इस तरीके से। राइट तो अब ESOPs के केस में जनरली प्रॉब्लम आती है एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि एम्प्लॉय क्या कहता है कि कंपनी ने मुझे शेयर ट्रांसफ़र किए, जनरली दे ट्रांसफ़र द शेयर्स, ESOPs इज काइंड द शेयर्स, राइट, तो वो ट्रांसफ़र करते हैं फॉरेन कंट्री के पेरेंट फॉरेन कंट्री कंपनी। में भी पहले वहाँ के जो टैक्सेबल रूल्स हैं उसके हिसाब से पहले उसका टैक्स कट जाता है इन द शेप ऑफ बिल्कुल शेयर्स। बिल्कुल। फिर बाकी जो उसको बचा, मैं समझता हूँ कि वो जब सेल करता है तो फिर से 10 में से 4 उसके निकल चुके हैं, 6 बचे हैं, और जब वो सेल करेगा उस समय और उसके ऊपर जो गेन निकल के आएगा उसका टैक्स वो इंडिया में देगा। बिल्कुल, आपने बहुत सही से बोला। तो इसको अब मैं थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ आपको कि जब भी कंपनी ESOPs इशू करती है, आपने जैसे एग्जांपल लिया 10 शेयर्स उसने इशू किए, तो एक एम्प्लॉय को इशू करती है 10 शेयर्स सपोज करें, उसने, हम उसका वेस्टिंग प्राइस देखते हैं, किस प्राइस पे उसने वेस्ट करा, ठीक है, उसके जो है ना फॉरेन में जनरली इनकी पेरेंट कंपनी होती है जिनके वो शेयर्स देते हैं, ठीक है, फॉरेन में मैं एग्जांपल दूँ US का, US में टैक्स रेट है 40%, तो वो 40% TDS डिडक्ट हो जाता है, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि 10 का -4 करके, और वो डिडक्ट होते हैं नंबर ऑफ़ शेयर्स के फॉर्म में, ठीक है, तो 6 शेयर्स एम्प्लॉय के हैंड में आए, और एम्प्लॉय कहता है कि पर मैं जब सैलरी चेक करता हूँ तो मेरे फॉर्म 16 में 10 शेयर्स उन्होंने काउंट कर लिए, वैल्यू ऑफ 10 शेयर्स, अक्सर ये देखा जाता अक्सर यही होता है। तो वो कहते हैं कि हमारे को तो डबल टैक्स लगा दिया, इंडिया में भी लगा दिया, फॉरेन में भी पैसा काट लिया, और मेरे पास आया क्या हाथ में, है। 10 में से 6 वहाँ कट गए, 30% टैक्स यहाँ पे हो गया, तो मेरे पास तो बचा ही कुछ नहीं, तीन शेयर बचे बस, राइट। पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द कंपनीज इस चीज़ का ध्यान रखती हैं, वो फॉरेन में उनके लीगल एंटिटीज़ होती हैं जिससे वो टाई अप्स होता है उनका, वहाँ पे रिफ्लेक्ट करती हैं, जहाँ उन्होंने टैक्स डिडक्ट किया है वो इंडिया में उसका क्रेडिट ले लेते हैं, और उनकी सैलरी में आप अगर उनको एम्प्लॉयज़ को गाइड करेंगे, आप अपने क्लाइंट को जब भी गाइड करेंगे तो उसमें ये आएगा, उनके जो कंप्यूटेशन शीट है ना उसमें डिस्प्ले होती है ये चीज़ें, फॉर्म 16 में नहीं मिलेंगी ये आपको डिटेल, टैक्स शीट में आपको दिखेगा कि आपका फॉरेन का जो टैक्स पे हुआ है वो आ रहा है उसमें। एक आपने कहा वेस्टिंग रेट्स, हमारे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जरूर बताइए कि इस टर्म के बारे में थोड़ा सा एलेबरेट करिए। वेस्टिंग प्राइस क्या होता है, जब कोई ESOPs या RSU, एक तो ग्रांट प्राइस होता है कि किस प्राइस पे वो ग्रांट किया गया है, राइट, एक प्राइस होता है कि जब वो वेस्ट मतलब जब वो एक पीरियड होता है, जनरली ये पीरियड देते हैं 3 साल का कंपनीज, कि आपके पास राइट दे दिया है कि आप वो शेयर बाय करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो जब वो राइट दे देते हैं वो एक ग्रांट प्राइस दे देते हैं कि ये प्राइस है। वेस्टिंग प्राइस वो जिस दिन वेस्ट कर रहा है, मतलब राइट को एक्सरसाइज कर रहा है, वो उसका वेस्टिंग प्राइस हो जाता है, उस दिन जो प्राइस उसका होता है, ओके, राइट, तो वो उसका वेस्टिंग प्राइस की कंपनी इशू एक्चुअली कितने प्राइस पे कर रही है, ये तो हो गया वेस्टिंग का। अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे कि उन एम्प्लॉयज़ को लगता है कि हमारा दोनों जगह टैक्स कट गया, तो कंपनीज जनरली टेक केयर कर लेती हैं, बट मैंने कुछ कंपनीज़ को ऐसा भी देखा है कि जो नहीं टेक केयर करती हैं, मैंने खुद उनके HR डिपार्टमेंट्स को गाइड किया है इस केस में कि आपको बेनिफिट लेके यहाँ पे एम्प्लॉय को पास करना चाहिए, अदरवाइज़ अगर कंपनी नहीं करती हैं तो आपको फॉरेन कंट्री का टैक्स का डॉक्यूमेंट मिलता है, हर एम्प्लॉय को मिलता है। जैसे ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर कौन से होते हैं US का मैं बताऊँ, फिडेलिटी है, E-ट्रेड है, तो उनके ब्रोकर में वहाँ शीट निकलती है कि आपका कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो आप उसके बेसिस पे अपने इंडिया में आके डबल टैक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, फॉरेन टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक। एक जो ऋचा जी, एक जो NRIs और हमारे फॉरेन रेजिडेंट हैं जो हमारे इंडिया में टैक्स पे करते हैं, वो अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में जाके उसको जो टैक्स हमें पे दिया है उसको क्लेम करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सी, जैसे कि अगर कोई इंडियन रेजिडेंट है वो फॉरेन में जाके कुछ काम करता है,
तो वो फॉर उसकी भी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स होती है, आपको तो पता ही होगा। तो हम उसमें क्या करते हैं कि हम उसने वहाँ पे जो टैक्स पे किया है उसके, जैसे अगर मैं यूएस का बताऊँ, वहाँ पे टैक्स का जैसे हमारे यहाँ 26 ईयर्स है, वहाँ W2 फॉर्म होता है। तो वो W2 फॉर्म के बेस पे अगर इंडिया वाले टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं, और हमें इंडिया में टैक्स डबल टैक्स क्लेम करने के लिए एक फॉर्म 67 फाइल करना पड़ता है, राइट। तो ऐसे ही हर कंट्री के अपने रूल्स हैं, बट जिस कंट्री में वो पर्सन रेजिडेंट होता है वहाँ जाकर वो उसको अपना फॉरेन टैक्स का बेनिफिट ले सकता है। ओके, एक चीज़ आपके बारे में और जानना चाहूँगा, क्योंकि आपके हस्बैंड भी वर्किंग हैं और आप प्रैक्टिस में हैं, तो वर्क लाइफ और फैमिली का बैलेंस आप किस तरह से मेंटेन करते हो? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये मुझे लगता है कि आज की डेट में हर वुमेन की नीड है, मेंटेनेंस द बैलेंस बिटवीन योर वर्क लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। इस केस में ना हमें सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि हमें प्रायोरिटाइज करना होता है अपने सारे टास्क को, राइट। अपने पूरे दिन को हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। द टाइम वी वेक अप, उस टाइम से लेके हमें अपने स्लीप टाइम तक अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करना है कि हमें सुबह उठ के नाश्ता बनाना है इतने से इतने बजे तक, राइट। तो ऐसे ही जब हम वर्किंग होते हैं साथ में हमारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे ऊपर होती है। तो हमें सिर्फ ये नहीं सोचना कि पूरी चीज़ों की सारी दुनिया की भार हम लेके चलें और हम सारे काम परफेक्ट करके चलें। नहीं, आपको अपने फैमिली मेम्बर से भी सपोर्ट सीख करना होगा। मैं न्यूक्लियर फैमिली में हूँ या मेरे हस्बैंड मेरी सपोर्ट करते हैं, मेरा बच्चा मेरी सपोर्ट करता है, तो कुछ काम आप डाइवर्ट भी कर सकते हैं अपनी फैमिली पे जो उनके भी लायक हो। ऐसा नहीं है कि आप ये कह दें कि नहीं मैं तो खाना ही नहीं बनाऊँगी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं। आपकी जो ड्यूटीज़ हैं वो आप पूरी करें, पर आप एक पॉइंट ये आता है कि आपको अपनी ड्यूटीज़ डाइवर्ट करनी पड़ेंगी थोड़ी बहुत तो एटलीस्ट। दूसरा, आपको अगर हेल्पर की ज़रूरत है, कोई हेल्प चाहिए, फैमिली मेम्बर अगर हेल्प नहीं कर सकते हैं तो आप हेल्पर हायर कर सकते हैं, राइट। तीसरा, अपना डे पहले से प्लान करके रखें। आपका डे वेल प्लान होगा तो आपका टाइम मैनेज्ड होगा। टाइम मैनेजमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत कमी हो जाती है बीइंग अ वर्किंग वुमेन। मैंस के पास तो फिर भी एक होता है कि हमें सिर्फ हाँ, वर्क इस करके चीज़ को आना मैं है। समझता हूँ, ज़्यादा अच्छी तरह से समझता हूँ। जी, हाँ, तो हमें टाइम प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइज योर वर्क फॉर द डे अगले दिन क्या करना है हमें पहले से। ऑफिशियल वर्क में भी हमें सोच के रखना है कि हमने ऑफिस का क्या काम करना है आज। एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जो हमारी वर्किंग वुमेन है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर वो अपना रेजिडेंस कम ऑफिस बनाते हैं तो उनके लिए और ज़्यादा अच्छा एक बैलेंसिंग का हो दोनों जाता तरह है। से आप कह सकते हैं, क्योंकि इसके प्रॉज भी हैं कॉन्स भी हैं, हाँ, ये चैलेंजिंग भी भी हो कह जाते सकते हैं, हैं, हाँ, क्योंकि क्लाइंट जो है, अब आप अपने फैमिली के टाइम में फैमिली के साथ में आप स्पेंड राइट। कर रहे हो और उसी दौरान किसी क्लाइंट आ जाता है तो उस समय वो एक डिस्टर्बेंस महसूस होती है। राइट, इसके दोनों प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। प्रॉज भी अच्छे खासे होते हैं कि आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली हैं तो आपको आपके किड्स में मैनेज हो जाते हैं कि आपकी नज़रों के सामने वो रह रहे हैं, और आपका आजकल वर्क तो सारा सीए की लाइफ का ऑनलाइन ही हो गया है, तो आपके क्लाइंट्स ज़्यादा विजिट करते नहीं हैं ज़्यादा। आपका मेन प्रॉब्लम आती है स्टाफ के साथ कि आप घर पे स्टाफ नहीं रख सकते, तो आपको सारा वर्क खुद मैनेज करना पड़ता है। ये इसका कॉन्स है। और प्रॉन्स तो आपको पता है कि आपके फ्लैक्सी आवर्स हो जाते हैं कि आपका जब आपके पास फ्लेक्सी टाइम। आवर्स हो जाता है, वो एक मेजर आपको एडवांटेज राइट। होता है, राइट। मैं इसको अगर ऐसे कहूँ कि जो हमारी फीमेल वर्किंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो खासकर प्रैक्टिस में हैं, तो टाइम प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, एग्जैक्टली। that is very important. And having good staff and टेक्नो से भी होने से हमारे को बड़ा फ़ायदा रहता है कि ऑन ए क्लिक ऑफ बटन हाँ, यू आर ऑलवेज हैविंग कीप ऑन एनहेंसिंग योर स्किल्स। अगर मैं एक skills. सीए हूँ तो मुझे ये नहीं है कि मुझे सिर्फ टेक्निकल पार्ट ही आना चाहिए, मुझे सिर्फ टैक्स का ही पता है या मुझे ऑडिट का ही पता होना चाहिए, मुझे एक्सेल भी आना चाहिए, राइट। तो सो दैट हम अपना टाइम सेव कर सकें। जैसे अभी आपने मुझसे सवाल किया, ऐसे ही मेरे जहन में आपसे एक सवाल आया। हाँ, पूछिए ना।
सर आप 3 बार सीसी मेंबर रह चुके हैं और अभी भी आप सेंटर काउंसिल के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, तो एक जनरल क्वेश्चन आता है जनरली एक सीए स्टूडेंट्स के माइंड में, या आप सीए एम्प्लॉयज़ के लिए भी कह लें, बीइंग अ फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट और बीइंग अ फीमेल आर्टिकल और फीमेल एम्प्लॉई, कि मीडियोकर सीए फर्म्स ना फीमेल्स को प्रेफरेंस कम देती हैं फॉर द जॉब और पर्टिकुलर ऑडिट्स, और बाहर अगर ऑडिट भेजने की बात आ जाए तो वो एक बहुत चैलेंज हो जाता है फीमेल को ये जस्टिफाई करने के लिए कि नहीं सर मैं ये कर सकती हूँ। सो हर फीमेल एक जैसी नहीं होती, हर एक की अपनी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, कुछ लोग जा सकते हैं तो एटलीस्ट उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए। तो उस केस में आपका क्या राय है सर? रिचा, आपने बहुत बढ़िया एक पॉइंट रेज किया है और प्रैक्टिकली ये देखा जाता है, और ख़ासकर आपने मीडियोकर और मीडियम लेवल फर्म के बारे में कहा। होता क्या है, अगर आप एज ए एम्प्लॉयर सोचें तो उनको लगता है कि भाई कहीं ना कहीं इनकी फीमेल आर्टिकल्स जो हैं मेरी, उनकी लिमिटेशंस हैं बाहर जाने में, और एक मन में ये भी रहता है कि उनके पेरेंट्स की तरफ से भी कोई रिजर्वेशन हो सकती है। तो मैं तो ये एडवाइस देता हूँ कि आज का जो हमारी दुनिया है वो पुरानी दुनिया नहीं रही। आज की डेट में कोई ऐसी बाउंड्रीज़ नहीं हैं, और जो हमारे कम्युनिकेशंस हैं पहले इतने ज़्यादा फास्ट नहीं थे, तो कहीं ना कहीं एक वो फियर भी रहता था। तो आज की डेट में साधन हमारे बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए। तो मैं तो ऐसे अपनी आर्टिकल्स जो हमारी गर्ल्स हैं, मैं उनको एडवाइस देना चाहूँगा कि वो एक कॉन्फिडेंस शो करें अपने एम्प्लॉयर के सामने कि यस आई कैन डू इट, आई एम कैपेबल टू डू दिस, एंड आई एम कैपेबल एंड कॉन्फिडेंट टू गो आउटसाइड द सिटी फॉर ऑडिट वर्क और एनी काइंड ऑफ वर्क। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी और एक्सपोजर और एक्सपीरियंस मिस करते हैं, जो कि उनके प्रोफेशनल कैरियर में उनके काम आने वाला है। उसके लिए काम और कर सकते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को पहले से ही इस बात को बोलें, और वो एम्प्लायर से कहीं ना कहीं उसको पहले से ही कन्वे करके रखें कि माई किड इज़ रेडी टू मूव आउटसाइड सिटी फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल वर्क। और एम्प्लॉयर्स को भी ये देखना जी। चाहिए कि जैसे जैसे उसके आर्टिकल्स हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उनके कैलेवर, उनकी टैलेंट के हिसाब से उसको बिल्कुल। एक्सपोजर मिलना चाहिए। और आज की डेट में तो हमारे मेल फीमेल का डिफरेंस तो लगभग लगभग ख़त्म हो चुका है। हमारी वर्ल्ड ओवर अगर आप देखें, ग्लोबली देखें, हमारी फीमेल जो है मेल के साथ में कंधे से कंधा मिला के तो छोड़ो, आप हमसे कहीं आगे निकलने की बात कर चल रही है। बिल्कुल। दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन एंड एडवाइस टू द कैंडिडेट्स एज वेल एज टू द एम्प्लॉयर्स। तो सर जैसे मैं अपना करियर इंटरनेशनल टैक्स में बना रही हूँ या बना चुकी हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं इसमें करंटली, तो आपका मैं सुनना चाहूँगी आपने किस फील्ड को चुना, या आप किस तरह से अपनी प्रैक्टिस को सेटअप करके करा है? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो बड़ा, अगर हम ऋचा पुराने हमारे टाइम की बात करें और आज के टाइम की बात करें, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। जी। हमारा टाइम जब हमने प्रैक्टिस शुरू की थी वो बिल्कुल अलग ही था। मैंने 1987 जुलाई में क्वालिफाई किया, और 2 साल मैंने एक अपने किसी इंडस्ट्री में रिटर्नशिप की थी, और 1 अप्रैल 90 को मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। और उस टाइम तो इतनी टेक्नोलॉजीज भी नहीं होती थी। टेक्नोलॉजी का तो नाम ही नहीं था उस समय। जी। ऐसा आज की डेट में जो जिस पेस के साथ में, टेक्नोलॉजी के साथ में हम लोग काम कर पाते हैं, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम, हमारे मतलब एवरीथिंग इज़ टेक्नो बेस्ड आइकन से। उस समय तो बिल्कुल हमारा, मैं आपको बताना चाहूँगा, उस समय तो ना एक बड़ा, जो हमारी पुरानी बड़ी बड़ी बही हुआ करती थी, हाँ, लंबी हाँ। लंबी, उनको खोला करते थे, उसमें टोटलिंग किया करते थे, कैलकुलेटर से टोटल करके चेकिंग करके ट्रायल बैलेंस में लाया करते थे। हमारा दौर तो वहाँ से शुरू है। अच्छा, अच्छा। हाँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग दौर था। तो और जब आईटीआर भी मेरे को जहाँ तक याद है कि पहले तो मैनुअल जाती थी। मैनुअल जाते थे और काउंटर्स पे लंबी लंबी लाइनें लगा होती थी जब बहुत लास्ट डेज लंबी, आए थे, तो हमारे उस टाइम समय पे तो भी आर्टिकलशिप हाँ पीरियड में हाँ, ना। उसमें तो अलग दौर था वो। जहाँ तक मेरी प्रैक्टिस करने का सवाल है, मुझे कोई ऐसी गाइडेंस नहीं थी जो ओके। आज के बच्चों को, आज की यंग हाँ जनरेशन को जी। गाइडेंस होती है, उनके सीनियर्स की होती हैं या उनके जो बॉसेज हैं उनकी होती हैं, पेरेंट्स की होती हैं। हमारे पास तो कोई इस तरह की गाइडेंस नहीं नहीं थी। थी। बट हाँ, हौसला पूरा था, और प्रैक्टिस माइंडेड पहले दिन से था जिस दिन सीए ज्वाइन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को जानना कि आप
जब सीए ज्वाइन कर रहे हैं तब ही आपका माइंडसेट क्लियर होना पहले चाहिए से अपना कि माइंडसेट आप करना क्या चाहते हो, क्योंकि हर किसी का अपना माइंडसेट है। आप एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हो, अपनी प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हो। आई वॉज एंटरप्राइजिंग माइंडसेट पर्सन। तो वैसे मेरे पिताजी आड़ती थे और किसान थे, अच्छा, तो इसलिए पहले दिन से मेरे को पता था। तो मैं बिजनेस बताना फैमिली से आप हाँ, बिलोंग। बिजनेस फैमिली और एग्रो बिजनेस फैमिली आप कह हाँ सकते हैं, जी। उससे हमारी बैकग्राउंड थी, तो पहले दिन से पता था। हाँ, 2 साल मैंने एक रिटर्नेसी वगैरह की और 1 अप्रैल 90 को मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। उस समय का दौर और आज के दौर में मैं रिपीट करूँगा, बहुत फ़र्क है। उस समय बड़ी ट्रेडिशनल टाइप की प्रैक्टिस हुआ करती थी, इनकम टैक्स, टैक्स ऑडिट, ऑडिट, राइट। इंटरनल ऑडिट, सेल्स टैक्स, जो कि बाद में बैट बना, फिर हाँ सर्विस जी। टैक्स बना और आज की डेट में जीएसटी है। और सेल्स टैक्स के तो अपने ही अलग चैलेंजेस थे। अलग ही चैलेंजेस थे, नंबर ऑफ फाइल्स के अंबार लगे होते थे। और जिसके ऑफिस में जाओ और नंबर ऑफ फाइल्स ज़्यादा हैं, और खासकर बॉस की फाइल, बॉस की टेबल पे बड़ी सारी फाइलें पड़ी हैं, ओ ही इज़ ए सक्सेसफुल प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैंने जब प्रैक्टिस शुरू की, 2.5 साल से 3 साल का मेरा पीरियड रहा होगा, जिसमें आई वॉज हैंड टू माउथ, कोई स्टाफ नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, और खुद ही सारे काम करने होते थे। तो उस समय जो एक दौर था वो था ट्रेडिशनल टाइप की प्रैक्टिस करना। तो मैंने ऑडिट भी किया, मैंने टैक्स भी किया, सेल्स टैक्स बहुत लिमिटेड किया। उस समय एक बुक कीपिंग का काफ़ी काम हुआ करता था, वो मैंने नहीं किया था, तो वो मैंने स्टार्ट किया था। और चैलेंजेस थे, बिजनेस डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं था उस समय, बिजनेस इन्वायरमेंट बड़ा रेस्ट्रिक्टेड था। आज का तो हम लोग ग्लोबल बन चुके हैं और बड़े सारे नए एवेन्यूज़ हैं जिन पे कि हमारे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आज की डेट में फोकस करते हैं, काम करते हैं। तो मेरा पीरियड वो पीरियड था, मैंने ऑडिट, टैक्स और टू सम एक्सटेंट प्रोजेक्ट फंडिंग से शुरू किया था। शुरू के जैसे मैंने बिल्कुल, जैसे बताया, अभी आपने कहा ना, हमने सिर्फ एक वन मैन आर्मी वाला काम किया था। यस दैट वाज ए तो वन मैन आर्मी। वही वही मैंने भी अपना प्रैक्टिस ऐसे ही किया कि हम इनिशियल स्टेज पे ज़्यादा खर्चा ना करें, जो आपका कहना है, मतलब क्रक्स ये निकालूं कि इनिशियल स्टेज पे हम ज़्यादा खर्चा करके ऑफिस सेटअप ना करें, बजाय इसके कि हम काम पे ज़्यादा ध्यान दें, क्लाइंट्स पे ज़्यादा ध्यान दें और अपना कम पैसों में भी अच्छा आउटपुट दें। ये तो है ही, ये तो है ही ऋचा। और जब एक बार ब्रेक थ्रू मिला ना, और वो मुझे ध्यान है, दैट वाज दिसंबर 92, उसके बाद तो फिर मुड़ के नहीं देखा। मेहनत पूरी बराबर पहले भी थी, मेहनत उसके बाद भी। और फिर तो फिर क्या होता है, एक क्लाइंट मिला, उसके बाद में उससे अगला क्लाइंट मिला, बेसिकली तो इनिशियल फिर किक। हाँ, इनिशियल स्ट्रगल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को मैसेज देना चाहूँगा। आज मैं और ऋचा बात कर रहे हैं, हम दोनों लोग मैसेज देना चाहेंगे, आप हार्ड वर्किंग हो, दैट्स वाई यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। यू आर फोकस, दैट्स वाई यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर डेडिकेटेड, दैट्स वाई ऋचा यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट एक जो बड़ी सारी क्वालिटीज़ के साथ साथ एक क्वालिटी के बारे में आपको मैं फोकस करूँगा, पॉइंट आउट करूँगा, वो है पेशेंस। एब्सोल्युटली। पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस। कहीं ना कहीं हम पेशेंस कहीं दूसरों को देख के लूज करने लगते हैं, वो पेशेंस बरकरार रखिए अपना, और भगवान जो है आपको सफलता देगा ही देगा। और दूसरा एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना, कई बार हम जैसे लोग जो यूपी से उठ के आए हुए हैं, ऐसी मतलब यूपी बिहार कुछ भी आप कह लीजिए, ऐसे लोग जो हम लोग हिंदी बेल्ट से उठ के आए हैं, उनके लिए एक थोड़ी सी मशक्क़त स्ट्रगल करनी पड़ी, एक टू कवर अप द इंग्लिश कम्युनिकेशन। वो एक बार कवर अप हो गया, उसके बाद तो स्काई इज़ द लिमिट। और जैसे आपने मेरे शुरू में सीसी मेंबर के बारे में बात की, मैं 3 टर्म सेंट्रल काउंसिल में रहा हूँ, 2 टर्म मेरा रीजनल काउंसिल में रहा हूँ, 2 टर्म में फरीदाबाद ब्रांच के अंदर रहा हूँ। तो उसके बाद तो वंस यू आर कॉन्फिडेंट तो स्काई इज़ द लिमिट। तो मैं तो अपने जीएमसीएस में, ओरिएंटेशन में, और जो भी अपॉर्चुनिटी मेरे को स्टूडेंट्स के साथ में, यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ में मिलती है, मैं उसमें सब में यही कहता हूँ, बी कॉन्फिडेंट। और मैं जो बात कर रहा था कि हम लोग जो हिंदी बेल्ट से आए, भाई ऐसा समझो कि हम जब इंग्लिश के बारे में कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है कि मुझे कम्युनिकेशन मेरा इतना अच्छा नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ऋचा मैं आपको। आप कभी किसी फॉरेनर को हिंदी बोलते हुए देखो, वो हिंदी टूटी फूटी हिंदी बोल रहा होगा और आपको अच्छा लगता है कि यार ऋचा की कितना अच्छा यार हिंदी बोल रहा है ये। तो जब उनकी मदर टंग हिंदी नहीं है और वो
आप हिंदी में बोल रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है। तो इंग्लिश भी या फॉरेन एनी फॉरेन लैंग्वेज वो मेरी नहीं है, वो मेरी मदर टंग नहीं है। तो अगर मैं उसके ऊपर अगर मैं बोलता हूँ और उसमें कहीं लैकिंग है तो उसमें देयर कोई शुड बी नो कम्प्लेक्स लाने की जरूरत राइट। नहीं है। तो दिस इज़ वन पॉइंट जहाँ मैं कहता हूँ कि कॉन्फिडेंस जो है ना आपका दूसरी चीज़ों के साथ में होना चाहिए, केवल और केवल वर्बल जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, बिकॉज अब हमारे प्रधानमंत्री जी को देखें, उन्होंने दुनिया तक हिंदी पहुंचा दी पहुँचाती है। और गर्व करते हैं कि आज हम हिंदी भाषी हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। रिचा एक चीज़ बताइए, जी। ये तो बड़ी टेक्निकल बातें हो रही हैं हमारी हाँ और हाँ। होंगी। ऐसा कोई मोमेंट बताइए, फनी मोमेंट बताइए जब आप आर्टिकल्स थे और जब आप अपने दोस्तों के साथ में, कलीग्स के साथ में ऑफिस से बाहर कहीं ऑडिट करने गए हुए हैं या किसी और काम पे गए हुए हैं और बगैर बताए एम्प्लॉयर को आपने बंक मारा और कोई मूवी वगैरह देखने या कुछ साइट सीइंग के लिए चले गए, तो जब आपके बॉस को पता लगा होगा तो उनका क्या रिएक्शन था, और मुझे इस बारे में जरूर बताइए आप एक बार। बिल्कुल सर, ये तो आई थिंक ना हर एक स्टूडेंट या हर एक, जब हम कहते हैं ना कि जिस काम को हमें मना करा जाता है हमें वो करने का मन करता है, तो हर एक के लाइफ में आई थिंक आया होता है एक आया फेस होता है तो कि बंक मारना ना, इट्स नॉट लाइक कि हमें मारना है इंटेंशनली, हमें अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि वो हमें मना करा गया है कि देखो ये तो मत कहो आपकी इंटेंशनली होता है इंटेंशनली है। अब आप मानो ना मानो, क्योंकि आपके बच्चे जब ये देखेंगे ना, आपका बेटा जब ये देखेगा तो उसको कवर अप करने के लिए ये कह रहे हो कि इंटेंशनल नहीं होता। नहीं, अब मेरा बेटे का आपने एग्जांपल लिया, वो बच्चों का भी यही होता है, आप उनको जो काम मना करेंगे वो ज़्यादा करेंगे। तो वही हमारे साथ भी होता है कि हम भी उसी फेज से गुजरे हैं। तो क्या हुआ था फिर वो आर्टिकल से में? तो सर एक बार मूवी के लिए गए थे, उस टाइम पकड़े तो नहीं गए थे बट हम बंक मारा हुआ है। और एक बार हम साइट चेक कर रहे थे, जो वेबसाइट होती है ना, फेसबुक कर रही थी मैं ऑफिस में बैठ के। अच्छा अच्छा तो अच्छा। एकदम से एम्प्लॉयर आ गए, उन्होंने देख लिया, तो डाटा नहीं बट उन्होंने वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी वो सारी की सारी, जो बहुत अच्छा किया, बहुत जैसे अच्छा किया। जैसे हम पहले ऑरकुट होते थे, फेसबुक होते थे, सारी बच्चों का शौक होता है कि हम वो उधर भी ध्यान दे रहे हैं ना, जैसे काम के साथ साथ तो वो सब हमने भी किया है। बट ठीक है, उसके साथ ये नहीं है कि हमने काम के साथ गद्दारी करी है, मेन तो ये होता है कि ये आप तो काम तो फैक्ट करें। है, ये तो फैक्ट है। अब हम दोबारा से टेक्निकल पार्ट पे आते हैं। जो सेक्शन 90A है उसके बेनिफिट क्लेम करने के लिए आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, तो बेसिकली सेक्शन 90A क्या कवर करता है कि हम जब भी दोनों कंट्री में डबल टैक्स पे करते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया ही है, तो उसके रेस्पेक्ट में जब हम दोनों कंट्री में टैक्स पे कर रहे हैं, उनका फॉरेन टैक्स का क्रेडिट हम सेक्शन 90A में ही लेते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए जैसे हमें रिटर्न फाइल करनी पड़ती है अपनी इनकम टैक्स की, वो टैक्स क्रेडिट हम तो लेंगे, कैसे लेंगे? रिटर्न फाइल करके लेंगे ना। तो रिटर्न में हम क्लेम करते हैं, जैसे हमने यूएस में या सिंगापुर में कहीं पे भी हमारा टैक्स डिडक्ट हुआ, सपोज़ करें 20,000 टैक्स वहाँ पे डिडक्ट हुआ, इंडिया में हमारी टैक्स लायबिलिटी उस पर्टिकुलर फॉरेन इनकम के रेस्पेक्ट में 25,000 आ रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? 20,000 वहाँ दिया और 25,000 यहाँ देंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, 20,000 25,000 के रेस्पेक्ट में 20,000 जो फॉरेन में दिया है वो इंडिया उसको में क्लेम हाँ करेंगे। क्लेम करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे। कैसे क्लेम करेंगे? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके क्लेम करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। उसके लिए हमें कुछ प्रूफ्स चाहिए होते हैं, वो हम लगाएंगे वो उसके हम साथ। लगाएंगे। ओके। दूसरा जो है टैक्स रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं है किसी के पास, तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगी? तो अभी जैसे मैंने बोला कि हमें रिटर्न फाइल करने के साथ साथ हमें प्रूफ्स भी लगाने होते हैं। तो प्रूफ में क्या लगाने होते हैं? जो हमने फ़ॉरेन में टैक्स पे किया, और हमें फ़ॉरेन कंट्री का टीआरसी लेना पड़ता है, जिसको कहते हैं टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, है ना। ओके। तो जिसके पास टीआरसी नहीं है उसको जनरली फॉर्म 10F फाइल करना पड़ता है। एक फॉर्म होता है 10F, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमारा टीआरसी लेट आता है क्योंकि कैलेंडर ईयर लेट होता है किसी कंट्री का, तो वहाँ पे जो रिटर्न लेट फाइल होती है तो टीआरसी तो उसी के हिसाब से मिलता है कि हम कंट्री से लेना पड़ता है। जैसे हम इंडिया से लेंगे तो इंडिया की टैक्स अथॉरिटीज़ से लेंगे, राइट। तो टीआरसी जिसके पास नहीं है वो फॉर्म 10F फाइल करेगा। कहाँ पे फाइल करेगा? वो सारे फॉर्म्स जो मैं बता रही हूँ इनकम टैक्स के पोर्टल पे ही फाइल होएंगे, कहीं जाके नहीं देना, कहीं कुछ नहीं देना, आपको सिर्फ इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाना है, फॉर्म 10F
आता है अंडर द इनकम टैक्स फॉर्म्स वाले टैब में। उसमें जाना है आपको, पर्सनस नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी इनकम लाइक बिजनेस इनकम एनी अदर इनकम। तो उसमें आपको फॉर्म 10F मिल जाएगा। बहुत बेसिक सी डिटेल्स उसमें पूछी होती हैं, वो आप फिल करके उसके साथ अपने प्रूफ्स अटैच करिए कि आपने टैक्स पे किया हुआ है, और फिर आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। ऋचा और एक बात और एक बताएं। सेकंड, हाँ बोलिए। और साथ में ही हमें फॉर्म 67 भी फाइल करना पड़ता है जब भी हम डबल टैक्स का बेनिफिट क्लेम करते हैं ना, तो फॉर्म 67 भी हमें फाइल करना पड़ता है। वो भी हमारा इनकम टैक्स पोर्टल से ही फाइल होता है। ओके। एक ऋचा, जो हमारे एनआरआई हैं वो फॉरेन लोकेशंस में काम कर रहे हैं और उनकी जो सैलरी है यहाँ पे हमारे एनआरओ बैंक अकाउंट्स में आती है, तो हाउ टू डील दिस सिचुएशन? हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। क्या हो रहा है ना आजकल, जिनकी भी फॉरेन से सीधा है ना, वो इंडिया में सैलरी ट्रांसफ़र हो रही है, तो गवर्नमेंट या इनकम टैक्स ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, उनके 147 के नोटिस इशू कर रहे हैं कि उन्होंने इनकम एस्केप की, उन्होंने इनकम नहीं दिखाई अपनी, या फिर उन्होंने उस पर टैक्स नहीं डिपॉजिट किया। दे शुड डिपॉजिट द टैक्स। उनके अकाउंट में इतना पैसा आया है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, टैक्स डिपॉजिट क्यों नहीं किया। तो उस केस में बहुत सारी जजमेंट्स पास हुई हैं कि जब हमारी इनकम अक्रू और राइज आउटसाइड इंडिया होती है, है ना, तो हमारा दो, मैंने बताया था, दो कॉन्सेप्ट पे टैक्स लगता है, एक रेजिडेंशियल, एक सोर्स। तो आपका पर्सन भी एनआरआई है, वो रेजिडेंट नहीं है इंडिया का, आपकी इनकम भी बाहर जनरेट हो बाहर रही है। जनरेट हो रही है। सिर्फ मेयर ट्रांसफर ऑफ इनकम डज नॉट मीन्स कि आपको वो इनकम जो हमारे एनआरओ अकाउंट में यहाँ पे उसकी सैलरी आ रही है कि वो टैक्सेबल होगी। मेयर ट्रांसफर ऑफ इनकम इट डज नॉट मीन्स कि वो इंडिया में टैक्सेबल होगी, तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। राइट। अच्छा, एक और चीज़ है जो बड़ी रिलीवेंट है हम सारे प्रोफेशनल्स के लिए भी और एनआरआईज के लिए तो है ही है, वो है कि जो हमारे एनआरआईज हैं वो इंडिया में प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में अक्सर ये सवाल आता है, उसका बारे में कुछ आप बताएं। देखिए, एनआरआई है तो उनको टैक्स तो पे करना पड़ेगा ना। अब रेजिडेंट पे उसमें टैक्स, कोई ऐसा वो एग्जम्पशन नहीं रेजिडेंट पे है कि टैक्स उसका लग रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स से कहीं वो अपने आप को बचा सकें, नहीं नहीं, वो बिल्कुल देना नहीं, ही पड़ेगा। बिल्कुल देना वो पड़ेगा। मतलब एट पार है, चाहे वो हमारा रेजिडेंट इंडियन है या एनआरआई है, वो एट पार है। बिल्कुल। ओके। देखो, रेजिडेंट को नहीं छोड़ रही है अगर गवर्नमेंट, तो नॉन रेजिडेंट को टैक्स के लिए क्यों छोड़ेगी। राइट राइट राइट। ऋचा जी, ज़रा थोड़ा हमारे व्यूअर्स के लिए एक चीज़ और बताएं कि आपने इंटरनेशनल टैक्सेशन में अपने आप को कैसे स्टार्ट किया, अगर मैं कहूँ कैसे प्लान किया, कैसे स्टार्ट किया और कैसे अपने आप को एस्टेब्लिश किया, गुरु मंत्र जिसको कहते हैं ना, वो बताइए आप। जी, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है ना कि मुझे जो चैलेंजिंग टास्क लगता है ना, मुझे उसमें मज़ा आता है। वो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो क्वालिटी है आपकी। हाँ, वो मेरी क्वालिटी कह लो, आप प्रॉब्लम कह लो। मतलब मुझे जब इससे रिलेटेड काम आना शुरू हुआ, बाई मेरे रेफरेंस से ही, मतलब मेरे क्लाइंट्स के रेफरेंस से मेरे पास काम आया, बट उस टाइम उतनी नॉलेज नहीं थी मेरे पास पर्टिकुलर टास्क के रिलेटेड। तो जब मैं पढ़ना शुरू कर, मैं मतलब काम आता है तो हम ये तो कहते हैं कि हमें करना है, पर कैसे करना है, हमें उसके लिए पढ़ना पड़ता है, टैक्स के अंदर, प्रोविजंस के अंदर घुसना पड़ता है। अब अगर एक केस मैं आपको बताऊँ, एक केस ऐसा आया था कि वो पर्सन, एम्प्लॉय में एक पर्सन एनआरआई है जो इंडिया में आया है वेकेशंस पे, और एक्चुअली वो काम करने आया था, ठीक है। तो काम करने आया है अगर, या वेकेशंस पे आया है, तो उसके अगर नंबर ऑफ डेज क्रॉस हो रहे हैं लिमिट से, तो हम जैसे सर्टेन ये होता है ना कि 60 डेज़ की कंडीशन है प्लस 365 डेज इन प्रीवियस 4 प्रीवियस ईयर्स, जो भी क्राइटेरिया है। जी, तो वो 60 डेज उसके क्रॉस हो गए थे। अब अकॉर्डिंगली वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा, है ना, उसके, क्योंकि दोनों कंडीशन मैच हो रही हैं, फुल हो रही। लेकिन अगर आपको क्लाइंट को बेनिफिट देना है तो आपको लॉ के अंदर घुसना पड़ जाता है। तो सेम मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं घुस जाती हूँ, और मुझे जब टैक्स का पार्ट आता है ना, तो इसमें मज़ा आने लगा, और हमें वो ही काम करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि सबको इंटरनेशनल टैक्स करना चाहिए या सबको ऑडिट करना चाहिए, सबको काम वही करना चाहिए जिसमें हमें मज़ा आता है, तभी हम क्लाइंट का भला कर पाएंगे। अभी जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो उसमें मैंने एक लूप होल देखा, लॉ के अंदर स्पेसिफिकली लिखा है कि व्हेन यू आर कमिंग फॉर अ विजिट ऑफ इंडिया, देन 60 डेज विल रिप्लेस्ड बाय 180 डेज। ओके।
तो इस तरीके से हमें ढूंढने को मिलता, मतलब अगर हम सोच अपनी ऐसे रखेंगे ना कि हाँ हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर ही तो हैं। नहीं, एक होता है कि हम लॉ पढ़ा, नहीं सर हो ही नहीं सकता, ये तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम हैं किस लिए? अगर हम एक्स्ट्रा माइल्स जाएंगे तभी हमारी वैल्यू होगी ना। बिल्कुल ठीक है। तो ऋचा जी, आज आपने समय निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में आके बहुत सारी बातें हमने की, और मैं समझता हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ें साबित होंगी। और दोस्तों, ये आज का प्रोग्राम हमारा जो इंटरनेशनल टैक्सेशन पे था, सीए ऋचा गोयल के साथ में, खासकर हम लोगों ने एनआरआईज के प्रोविजंस के बारे में बात की। और आने वाले समय में हम आपके साथ में फिर जुड़ेंगे, फिर आएंगे कुछ नई चीज़ों के साथ में। थैंक यू, नमस्कार।